Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are all fine. And in previous lecture, we have learned about the direct proportion. And in this lecture, we will be going to study about algebraic and graphical representation of direct proportion. How we can represent graphically the direct proportion. Yani, if something is increasing, then what is effect on the other? We will see it graphically. Let us begin our next topic 1.2, that is algebraic and graphical representation of direct proportion. In the example of on overdue book in section 1.1, we have found that rate, that is y by x is equals to 15, which is the constant. If we represent this constant by k, then y by x is equals to k, or y is equals to kx, where k is not equal to 0. Hence here what we are saying that कि आपके पास जो पिछली एग्जांपल थी उसमें ये था कि आपके पास जो रेट था y बाय एक्स वो किसके इक्वल था, 15 के इक्वल, ठीक है, और वो कोई कांस्टेंट नंबर था. तो हम कांस्टेंट को इधर नेक्स्ट इफ वी रिप्रेजेंट दिस कांस्टेंट बाय के, अगर हम कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन आप लिख सकते हैं कि y बाय एक्स इज इक्वल्स टू के और y इज इक्वल्स टू के एक्स, जहाँ पर आपके पास जो है ना के इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म, यानी y इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू जीरो जस्ट एक लाइन रह जाती है आपके पास, ठीक है. तो अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहा है कि आपने जो प्रीवियस एग्जांपल देखी उसमें जो आपके पास जो रेट था, यानी y बाय एक्स आपके पास एक रेट होता है, वो किसके इक्वल था, 15 के इक्वल, वो जो कि कांस्टेंट नंबर था. चूंकि हम कांस्टेंट को किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया के से. आपके पास y बाय एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के, या फिर आप लिख सकते हैं कि एक्स को जाकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू के एक्स बन जाएगा, और के ऊपर आपके पास एक कंडीशन है कि के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि इफ y is directly proportional to x, then y by x is equals to k, और y is equals to kx where k is a constant and k is not equal to 0. अब यहाँ से आपने क्या कर दिया, आप यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं कि अगर y आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए x के, तो आप क्या कह सकते हैं कि y by x is equals to k और y is equals to kx, जहाँ पर आपके पास k जो है कांस्टेंट होगा और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. अब आपके पास थिंकिंग टाइम है, ठीक है. थिंकिंग टाइम में आपके पास वो क्या कह रहा है, इफ वी सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 0 इनटू y इज इक्वल टू kx, व्हाट कैन वी से अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम k इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यानी जो ऊपर वाली कंडीशन है जहाँ पर हमने ये लिखा है कि अगर k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर k इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर k इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम कहाँ पे, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू के एक्स में, तो हमारे पास रिलेशन क्या रह जाएगा x एंड y के दरमियान, नथिंग, ठीक है. हमारे पास कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं x एंड y के दरमियान अगर हम k इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं. क्यों, जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स आ जाएगा. 0 इंटू एक्स यानी 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. क्या आपके पास y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हो तो क्या कोई आपके पास रिलेशन ये बता सकता है, ठीक है. y इज इक्वल टू 0 आप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. लेट अस टेक y इज इक्वल टू 0. नाउ टेल मी दैट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. इस साइड पे तो आपके पास y आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई x टर्म है, नो. क्या ये जो इक्वेशन आई है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, क्या ये शो कर रही है कि इसके दरमियान y और x के दरमियान कुछ रिलेशनशिप शो कर रही है, नो. सो अब आपके पास यहाँ से ये चीज़ हो जाती है कंफर्म कि आपके पास k जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों, आप देखिए, आपसे एक क्वेश्चन में किया जा सकता है कि आपके पास जो रेट है वो y इज इक्वल टू एक्स है, तो आप k नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं. इस आप फॉरन से आंसर दे सकते हैं कि अगर हम k इज इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर हम रिलेशनशिप ही नहीं बता सकते y और x के दरमियान में, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन में अब फिर हमारे पास जो है प्रीवियस एग्जांपल को लिया गया है. अब यानी प्रीवियस एग्जांपल को ही हम देख रहे हैं. एक एग्जांपल को हम अच्छे से समझ रहे हैं. पहले हमने उसकी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती क्या है. फिर अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखनी है, ठीक है. कंसीडर द एग्जांपल ऑन ओवरड्यू बुक इन सेक्शन 1.1 टेबल 1.3 शो द फाइंस y stand for the various number of days x. Book is overdue where y by x is equals to 15 of y is equals to 15x, where what does y is equals to 15x means in this context, ठीक है. आपने क्या किया, प्रीवियस एग्जांपल ही ले ली जो सेक्शन 1.1 में थी.
अब जो टेबल 1.3 है ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपके पास फाइन को शो कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को शो कर रहा है। ऊपर आपके पास नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम 0 to 10 और फाइन आपके पास है वाई सेंस में 0 to 150, यानी 0 डेज थे तो आपके पास 0 फाइन था, 1 डे हो गया तो आपके पास 15 हो गया, 2 डेज हुए तो आपके पास 30 फाइन हो गया, 3 डेज हुए तो 45 एंड सो ऑन। व्हेन देयर इज 10 डेज तो आपके पास फाइन कितना हो गया 150। यहाँ पर आपके पास देखो तो आपके पास रेट किसके इक्वल, तो अगेन हम रेट को डिस्कस करें बाद में, ठीक है। वाई बाई एक्स आपके पास किसके इक्वल तो 15 के, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा दे 15 के साथ तो आपके पास बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 15x। अब यहाँ पर ठीक है, व्हाट डज वाई इज इक्वल टू 15x मीन इन दिस कॉन्टेस्ट, यानी कि आपको ये क्या चीज़ शो कर रही है, वाई इज इक्वल टू 15x, ये आपको क्या चीज़ शो करी होगी, ये आपको शो करी होगी कि कोई स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर आपके पास हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जस्ट y इज इक्वल्स टू एक्स हो, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स एक जस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ग्राफिकली हम इस चीज़ को बात करें ना तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है। आपके पास जो x की वैल्यू थी वही y की वैल्यू, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जा रहे होते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है। यहाँ पर आप x के साथ आप 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर y इज इक्वल्स टू आ जाए 2x तो भी आपके पास वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, लेकिन अब 2 अफेक्ट कर होगा उस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिर्फ जीरो पे ओरिजिन से ये भी पास करी होगी, जब आपके पास x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जब आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, तो लाइन पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो y इज इक्वल टू 15x है ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। और ये भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बता रही होगी बिटवीन द क्वांटिटीज x एंड y। और आप यहाँ पर यही आप जो है ना यहाँ पर ये दो आंसर दे सकते हैं, नंबर वन दिस शोज अ स्ट्रेट लाइन एंड द सेकंड वन आंसर इज कि y is equal to 15x means that if x is increasing the y is also increasing, ठीक है, by the rate of 15. Now this is the graph and we have to put the point in the previous table in the previous slide and we will try to find what the shape of the graph is, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास जो टेबल पे था कि जब x ज़ीरो है आपके पास तो y भी ज़ीरो होगा, विच मीन्स कि ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज के आपके पास क्या था कि जब 1 डे था तो फाइन कितना हो गया था 15। सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस साइड पर आपके पास क्या आ रहा है, फाइन को शो कर रहा होगा वाई वैल्यूज को, जो कि उसने यहाँ पर भी मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पर इस आपके पास वाई एक्सिस में क्या कौन है, फाइन को शो कर रहा है, और एक्स एक्सिस में आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस में आपके पास नंबर ऑफ डेज है। अब आपने देखना, ठीक है, जब 0 डेज थे तो फाइन भी आपके पास क्या था, 0 आ गया था, ठीक है। अब जब 1 डेज है तो आपके पास फाइन कितना है, प्रीवियस टेबल में आपने टेबल अपने सामने रखना, ठीक है। जब 1 डे था तो फाइन कितना आपके पास था 15, यानी कि इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। नाउ अब आपके पास क्या था, आपने इसको पैरेलल लेके जाना होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जब आपके पास 2 डेज थे और फाइन कितना था आपके पास, नाउ लेट अस मार्किंग, जब 2 डेज थे तो आपके पास फाइन कितना था, आप इसको लेके जाएंगे, फाइन आपके पास था 30, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप देखो तो 30 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, और ये जो पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि 2 डेज पे आपके पास फाइन कितना हो गया 30, ठीक। अब आपके पास कितने हैं, नेक्स्ट आपके पास कितना है कि 3 डेज है, तो 3 डेज पे फाइन कितना होगा, जो कि मेंशन है आपके टेबल में कि 45 होगा। नाउ लेट अस, अब इसी तरह से हम देखते हुए चलेंगे, 3 डेज पे आपके पास फाइन कितना था 45, वाई आपके पास यहाँ पर देखें तो आप जब इसको लेके आते हैं तो आपके पास जो पॉइंट बनता है वो ये वाला बनता है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपको शो करेगा कि आपके पास 3 डेज पे जो फाइन था वो 45 था,
3 डेज पे फाइन कितना हो गया 45। नो अब हम देखते हैं अगली लाइन पे जाते हैं। 4 डेज पे कितना हो गया आपके पास फाइन 60। अब हम इसी तरह से फिर लेके जाएंगे। 4 डेज पे आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल टू 60 यहाँ पर आ रहा है। हम जब यहाँ से भी ड्रॉ करते हुए आएंगे डॉटेड लाइन, तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा कि ये पॉइंट इस चीज़ को शो कर रहा होगा कि यहाँ पर 4 डेज पे फाइन कितना है 60। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें हम तो हमें ये पॉइंट्स क्या शो करें कि ये कोई स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। नेक्स्ट अब चलते हुए जाते हैं हम, तो हमारे पास क्या है कि अब 5 डेज पे फाइन कितना है हमारे पास 75। तो इसको भी इसी तरह से ड्रॉ करते हुए जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि हमें यहाँ दूसरी साइड पे देखें तो 75 नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से इसको जाते हैं ड्रॉ करते हुए, तो ये पॉइंट आपको शो करेगा कि यहाँ पर 5 डेज पे फाइन आपके पास क्या है 75। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब 6 डेज पे हम, तो 6 डेज पे आपके पास फाइन कितना हो जाएगा 90, जो कि मेंशन है आपकी टेबल में भी। और यहाँ पर आप ड्रॉ करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये शो करेगा कि 6 डेज पे आपके पास ये जो पॉइंट होगा ये शो करेगा कि 6 डेज पे आपके पास फाइन जो है वो 90 का है। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, 7 के लिए भी चेक करेंगे आप, और 8 के लिए भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। 7 के लिए भी ड्रॉ करते हैं हम, तो आपके पास 7 डेज पे 105 था और फिर यहाँ से 105 पे ड्रॉ करते हुए आते हैं। तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे ये पॉइंट शो करेगा कि 7 डेज पे 105 आपके पास 105 सेंट्स आपके पास फाइन होगा। नेक्स्ट आप 8 डेज पे ड्रॉ करें तो सॉरी कि मेरे पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं बिकॉज आई एम ड्राइंग इन द लैपटॉप बाय माय हैंड्स। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये शो करेगा कि 8 डेज पे आपके पास जो फाइन है वो 120 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द 9 डेज। यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास जो टेबल पे मेंशन है कि फाइन 135 होगा 9 डेज पे, तो यहाँ से इसको भी से ड्रॉ करेंगे। और ये पॉइंट शो करेगा यहाँ पर कि 9 डेज पे जो आपके पास फाइन है वो हो जाएगा आपके पास 135। नाउ वी विल मूव टू दी and we will get the point like this. Here what we are seeing that कि आपके पास जो पॉइंट आया है वो आया 0 पे 0। यहाँ पर 1 पे आपके पास फाइन था 50 जो कि ये पॉइंट शो कर रहा था। फिर 2 डेज पे आपके पास फाइन आया 30 जो कि ये पॉइंट शो कर रहा था। फिर 3 डेज पे फाइन आया 45 जो कि ये शो कर रहा है। फिर 4 डेज पे 65 तो ये पॉइंट शो कर रहा है। 5 डेज पे आपके पास 75 फाइन है तो ये आपके पास पॉइंट शो कर रहा है। सिमिलरली जब 6 डेज से तो ये आपको शो कर रहा है कि 90 फाइन हो गया। अब 7 डेज से तो आपको ये पॉइंट शो कर रहा है कि आपके पास 105, और यहाँ पे ये पॉइंट शो कर रहा है 8 डेज पे फाइन, और ये ऐसे, और यहाँ पे 10 डेज पे आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास 150 हो गया
फाइन। अब जब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ऐसे आपके पास शो होगी। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर ग्राफ। जिस तरह से अब देखें, जिस तरह से हमने क्या किया, पहले पॉइंट्स को अपने मतलब ग्राफिकली हमने बनाने की कोशिश की कि पॉइंट कौन से होंगे। हमें जो पॉइंट्स मिल गए थे, एक मिल गया था 0 पे 0, फिर आपके पास जो था 1 पे 50, ऐसे 2 डेज़ पे आपके पास 30 ये पॉइंट मिला था, फिर 3 डेज़ पे 45, 5 डेज़ पे 60, 6 डेज़ पे 5 डेज़ पे 75, 6 डेज़ पे 90, 7 डेज़ पे 105। और ये जो पॉइंट्स मिल गए थे, हमने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग अब ये ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे प्लॉट करना है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नो इट इज़ थिंकिंग टाइम। नंबर 1 पॉइंट, इफ y is directly proportional to x, is x directly proportional to y? इफ़ वी थिंक, अभी तक हमने ये देखा है कि y is directly proportional to x, तो सेम इन द केस क्या हम ये कह सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है y के? बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के की जा रही है कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी अगर x y मतलब अगर x इंक्रीज कर रहा है तो x के इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा y? सेम हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि जब हमारे पास y इंक्रीज कर रहा होगा तो सिर्फ x भी इंक्रीज कर रहा होगा, जब y डिक्रीज कर रहा है तो x भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो हम इस तरह से अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि x and y are just variables, or we can interchange them as they are dummy variables, or you can say कि they are same if one is increasing the other one is decreasing, and so we can say that if x is directly proportional to x, then x also be directly proportional to y. Next, second point is, suppose y is directly proportional to x. If we plot the graph of x against y, will we get a straight line that passes through the origin? अब यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x के और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं x का against y, will we get the straight line that passes through? Yes, we will definitely get a straight line that passes through the origin, because y is directly proportional to x, and if x is 0, then y is also 0. That is, if x is not increasing or decreasing, then y is not also decreasing or increasing. That is, if there is no effect on x, then there will also not effect on the y. Now in part 3, what we are saying, if y is directly proportional to x, then the graph of y against x passes through the origin. If the graph of y against x does not pass through the origin, is y directly proportional to x? Okay, आपके पास अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, और आप जो है ना ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ऑफ y अगेंस्ट x, जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है, यानी समझने वाली बात है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और ग्राफ जो है वो प्लॉट कर रहा है y का अगेंस्ट x, जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। इफ द ग्राफ, अब तक आपने जो मतलब हमने जो पिछले ग्राफ में देखा, जो हमने प्लॉट किया, उसमें भी ये था कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास करने का मतलब ये होता है कि 0 पे आपके पास आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपके पास अभी तक जो हमने चीज़ देखी कि ग्राफ ओरिजिन से ही पास करे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है y का ग्राफ अगर आप प्लॉट करें अगेंस्ट x, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करता, तो क्या हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, आपके पास ओरिजिन से पास करे या ना करे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर जीरो पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जीरो पे कोई शो कर रही है वैल्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 डेज पे इतना होगा या समथिंग, मतलब समथिंग कोई चीज़ अगर आपके पास कुछ ऐसी होती है जिसके 0 पे कुछ वैल्यू होती है, 1 पे फिर कुछ वैल्यू होती है, आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रही होगी वो स्ट्रेट लाइन शो कर रही होगी, ठीक है। यानी कि अब अगर आपके पास वहाँ पे ये कह रहा है, आपके पास जब आपके पास एक तो ओरिजिन है, ओरिजिन आप ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। दिस इज नॉट द
thing which shows us that the graph is directly proportional or not. ठीक है, ओरिजिन से पास करना इज नॉट द गारंटी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है. अगर वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो इट डजंट मीन कि ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा. मे बी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आपके पास वो कह रहा है कि एज एक्स इंक्रीजेज वाई आल्सो इंक्रीजेज. कैन वी कंक्लूड दैट वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? यस डेफिनेटली. अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई आल्सो इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है कि एक चीज़ इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज करी तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे. अच्छा, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज़ क्या देखी थी, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के तो x भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, क्योंकि दे आर इंटरचेंजेबल. both are variables. If one thing is increasing, the other thing is also increasing. If one thing is decreasing, the other thing is also decreasing. So we can say that if y is directly proportional to x, then x is also directly proportional to y. Second point, अगर हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है एक्स के और हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स का अगेंस्ट वाई और हमें स्ट्रेट लाइन मिली ओरिजिन से, तो हम ये तो हम अपने क्या कह सकते हैं, इसको अपने इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो ही स्ट्रेट लाइन करती है. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है तो हम कह देते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेफिनेटली होगा. ओरिजिन से पास करना इज नॉट द गारंटी कि ये स्ट्रेट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, बट द स्ट्रेट लाइन passing through the origin or any point shows that y is directly proportional to x. ठीक है. थर्ड पॉइंट में आपने क्या देखा, इफ y is directly proportional to x then the graph of y against x passes through the origin. if the y does not pass through the origin is directly proportional to. ठीक है. आपने जब क्या देखा कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ओरिजिन से पास कर रहे हैं. अगर ओरिजिन से नहीं पास कर रहा तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. we will say that this is directly proportional if and only if we get a straight line. If we does not get a straight line, we cannot say anything about the graph that does not pass through the origin, that is it is directly proportional or not. We will say it only if we get a straight line on the graph, whether it is passing through the origin or not passing through the origin. See. Fourth point is, as x increases, y is also increasing. Can we conclude that y is directly proportional to x? Definitely. If one thing is increasing, the other thing is also increases. We can definitely conclude that y is directly proportional to x. Now we will see the word example 2. Equation of the direct proportion. अब कैसे हम obtain करते हैं हम देखते हैं. If y is directly proportional to x and y is equal to 12 and x is equal to 4, find an equation connecting the x and y. ठीक है. आपके पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन क्या है कि सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, आपके पास गिवन था कि y इज इक्वल y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के. तो प्रोपोर्शनैलिटी के आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके कि ये कैसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज द कांस्टेंट. वही आप जो रेट को लिख रहे होते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू के, या फिर आप लिख देते हो इसको y इज इक्वल टू के एक्स. ठीक है. सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन y इज इक्वल टू के एक्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स वेयर k इज द कांस्टेंट, जहाँ पे आपके पास k कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है. अब आपने कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी है. कनेक्टिंग इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, k. अब इसमें आप जो आपके पास जो इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन में आपके पास जो है ना, आपके पास जो y इज इक्वल टू के एक्स है, वहाँ पर आप ये वाली x की वैल्यू डालेंगे और ये वाली y की वैल्यू डालेंगे. ठीक है. जैसे आप इस स्टेप में देखो तो डाली है. जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 इज इक्वल टू के इंटू 4 यहाँ पर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. यानी कि आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी दूसरी साइड पे, 12 डिवाइडेड बाय 4. 12 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 3 के. ठीक है. जो कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है. अब जब ये k की वैल्यू डालेंगे आप यहाँ पर इस इक्वेशन में जब k इज इक्वल टू आप डालेंगे 3, तो आपके पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3x आ जाएगी. और ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये कनेक्टिंग इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. पहले क्या था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है. देन y इज इक्वल टू के एक्स वेयर k इज कांस्टेंट. अब पे जो आपको वैल्यूज गिवन थी आपने वो पुट की, k की वैल्यू निकाल ली. k की वैल्यू निकालने के बाद आपने इस इक्वेशन में डाली y इज इक्वल टू के एक्स वैल्यू में. जब यहाँ पे k की वैल्यू डाली तो आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3x.
सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, आपने y की वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल्स टू 8 हो, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ गई है आपके पास, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 1 दे दें, या आप इसे कह दें कि ये इक्वेशन कौन सी है। यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में करेंगे ताकि हमें फिर सॉल्व करने में इजी हो, हमने इसको 1 का नाम दे दिया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप जब इसमें डाल लें, तो या फिर आप इसी में देख लो कि जब इसने x इज इक्वल टू 8 पुट किया इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 8 पुट किया तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3/8, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास क्या बन जाता है, 24। अल्टरनेटिवली उसने क्या किया कि व्हेन x इज इक्वल टू 8, x इज डबल, y इज इक्वल टू 2 इंटू 12, y इज डबल, 24 आ गया। ठीक है, तो अब इसने इस पार्ट को डिफरेंट मेथड से किया। ठीक है, अब यानी कि पहले उसने ये वाला एक मेथड लगाया, ठीक है, फिर उसने अल्टरनेटिव ये यूज़ किया, फिर उसने कह दिया कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला यूज़ करो। क्यों? जब आपके पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3x आ गई है, तो जस्ट आप इसी में x की वैल्यू डालें। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आप 8 डाल दोगे तो आपको डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई विल प्रेफर कि आप ये वाला ही मेथड यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट आप मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो आपके पास क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू निकालनी जब y इज इक्वल्स टू 21 होगी। डायरेक्ट वही काम करें, आपके पास जो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आई थी y इज इक्वल्स टू 3x, वहाँ पर आप y की वैल्यू 21 सब्सिट्यूट कर दें, जो कि यहाँ पे पुट की 21 इज इक्वल्स टू 3x। अब 21 को डिवाइडेड बाय अब 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, जैसे यहाँ पे। अब 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी होंगी। इस लेक्चर का मेन पार्ट आपके पास क्या था कि आप ग्राफिकली प्लॉट कर सको डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, और आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इफ वी आर ड्राइंग द ग्राफ एंड वी आर गेटिंग our graph that is passing through the origin, and it is a straight line, then we can say that it is direct proportional. If we are getting the if we are getting the graph that is not passing through the origin, not straight line, then we cannot say that and that one thing is proportional, directly proportional to other one। ठीक है, सो बेसिक बात ये है कि अभी इस लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अच्छे से समझ लें कि आपके पास जो है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास हो कि ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, आप ग्राफ प्लॉट करना कैसे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो एग्जांपल हमने देखी उसमें आपके पास टेबल गिवन था, टेबल आपको गिवन था, और उस टेबल की जो वैल्यूज थी वो यूज़ करते हुए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ अभी इस लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि आपने ग्राफ प्लॉट कैसे किया। ठीक है, नंबर 1 थिंग आप ग्राफ प्लॉट करना सीखें इसमें। सेकंड वन कि आप ये चीज़ सीख लें कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है तो ग्राफ होता कैसे। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट if the graph, whether it is passing through origin or not, but it is a straight line, then it is definitely showing that y is directly proportional to x or x is directly proportional to y। so remember it। ठीक है, टू चीज़ें आपने करनी है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। दो चीज़ें आपने रिमेंबर करनी है। नंबर 1 कि what shape of the graph is and how we can plot the graph of direct proportion। ये चीज़ आपने अच्छे से करनी है। और फिर एग्जाम्पल 2 को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, समझ लेना है कि ये इस एग्जाम्पल को आपने, इसमें अभी आपके पास क्लास वर्क कोई नहीं है, यानी नोटबुक पे काम करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर आपके पास थिंकिंग वाला काम है। आपने इस चीज़ को समझना है ताकि जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर वहाँ पर चीज़ें ईजीली और क्लियर समझ आ रही। ठीक है, एंड अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।